हेलो, कैसे हैं आप लोग। होप कि बेहतर होंगे और बेहतरीन कर रहे होंगे। बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक आ चुका है, उसी क्रम में संस्कृत का चौथा पार्ट देख रहे हैं। क्लास 12 बिहार बोर्ड का संस्कृत है, चौथा पार्ट देखने वाले हैं। 1 2 3 चैप्टर पहले देख चुके हैं, आज उसके समरी देखेंगे, उसके हिंदी रूपांतरण को देखेंगे और फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बिहार बोर्ड मॉडल पेपर जारी कर दिया है, उसका वीडियो लिंक में है, वहाँ पर आप जाकर उसके डिस्क्रिप्शन से सारा PDF डाउनलोड कर सकते हो। संस्कृत का इसमें अवेलेबल है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये वर्षा वर्णन पार्ट जो आपको बता दूं, रामायण से लिया गया है। रामायण आप जानते हैं कि कौन रचिता है इसके, रामायण के रचिता वाल्मीकि साहब हैं। तो ये दोनों चीज़ ध्यान रखना है कि वर्षा वर्णन कहाँ से लिया गया है, रामायण से लिया गया है और उसके रचयिता कौन से हैं, वाल्मीकि है। अब आपको बता दूं कि रामायण जो रचना है, रामायण रचना में भी कई प्रकार के कांड है, तो उसमें ये भी ध्यान रखना है कि किष्किंधा कांड, जहाँ पर सुग्रीव से राम जी मिलते हैं, तो वो भी ध्यान रखना है। किष्किंधा कांड जो है उसका ध्यान रखना है और वहाँ से ये पार्ट लिया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि रामायण से लिया गया, उसके रचयिता वाल्मीकि जी हैं और उसमें भी किस कांड से लिया गया है, तो उसमें भी किष्किंधा कांड से लिया गया है, वो ध्यान रखना है। उसके बाद चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके बाद बहुत ही सुंदर वर्णन में यहाँ पे वर्षा का वर्णन किया गया है। वर्षा ऋतु से रिलेटेड जो भी बातें हैं उसमें इसमें बताया गया है श्लोक के माध्यम से। उसका हिंदी रूपांतरण हम लोग देखने वाले हैं, क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे आपके हिंदी माध्यम में ही रहते हैं। आप मॉडल पेपर जब देखेंगे तो हिंदी मीडियम में भी हिंदी में ही क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि वर्षा ऋतु में धूली शांत हो गई है, यानी वर्षा ऋतु आ गया है तो धूल सब नहीं उड़ता है, हवा में शीतलता आ जाती है। ये सब कब होता है, वर्षा ऋतु में। फिर गर्मी शांत हो जाता है, राजाओं का युद्ध यात्रा स्थगित हो जाता है, प्रवासी लोग अपने घर को जा रहे होते हैं। तो ये सब 3-4 क्वेश्चन होते हैं कि धूली शांति कब शांत हो जाती है, हवा में शीतलता कब आ जाती है, गर्मी का फैलाव शांत कब हो जाता है, राजाओं का युद्ध यात्रा कब स्थगित हो जाता है और प्रवासी लोग अपने घर को कब लौटते हैं। तो सबका आंसर क्या आ जाएगा, वर्षा ऋतु में। नेक्स्ट श्लोक को देखते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। नेक्स्ट श्लोक में दिया हुआ है, कहीं प्रकाश है तो कहीं अंधकार है। कब की बात हो रही है, वर्षा ऋतु की। आकाश छितराई मेघों से भरा हुआ है, कहीं कहीं पर्वत मेघों से घिरा हुआ प्रशांत महासागर के सदृश प्रतीत होता है। तो मेघों से घिरा हुआ पर्वत किस प्रकार से सदृश प्रतीत होता है, तो ध्यान रखना है कि प्रशांत महासागर जैसा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में बनते हैं। उसके बाद साल और कदम्ब पुष्पों से मिला हुआ पर्वतीय धातुओं से मिश्रित ताम्र रंग का पानी मयूर की बोली अनुकरण करता है। आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि पर्वतीय धातुओं से मिश्रित ताम्र रंग का पानी, यानी मयूर की बोली को केका कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये ध्यान रखना है कि मयूर की बोली को क्या बोला जाता है, केका। ये क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। उसके बाद यहाँ पर कंपैरिजन देख सकते हो कि पर्वतीय धातुओं से मिश्रित ताम्र रंग का पानी, ये कंपैरिजन है, साल और कदम पुष्पों से मिला हुआ बोला गया है। नदियाँ को कंपैरिजन किया जा रहा है कि नदियाँ शीघ्रता से बह रही है, नदियाँ शीघ्रता से बह रही है, ताम्र रंग उसमें चमक रहे हैं पर्वतीय धातुओं से मिले हुए। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट में क्या कह रहा है, रस से भरे हुए भौरे के रंग के जामुन के फल पर्याप्त मात्रा में खाए जाते हैं। एक्चुअली बहुत जगह इसमें अलंकार का प्रयोग किया है, कंपैरिजन किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि भौरे का कंपैरिजन किससे किया गया है, जामुन फल से। तो भौरे को संस्कृत में षटपद सन्निकाश कहा जाता है और उसके बाद जामुन को जम्बू फलम कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये सब अलंकार का प्रयोग किया गया है। ये व्याकरण का थोड़ा सा टफ पार्ट पड़ जाता है, फिर भी इसको समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि इसमें किससे कंपेरिजन, भौरे का रंग जामुन के फल से किया गया। उसके बाद हिलते हुए, हवा से हिलता हुआ अनेक रंग के पके हुए आम जमीन पर गिर जाते हैं। तो क्या गिर जाता है, आम गिर जाता है, कैसा, अनेक रंगों का। तो इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट वाला देखते हैं, विद्युत रूपी पताका वाले बगुलों की पंक्ति मालाओं वाले मेघ युद्ध भूमि मदमत्त हाथियों के समान गरज रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो कि बहुत तरीके बगुला की पंक्ति माला मेघ उसमें आता है, वो किसकी तरह गरज रहा है, हाथियों के समान, पागल हाथियों के समान गरज रहा है। तो ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे, आपको ध्यान रखना है। वर्षा के जलों से भरे हुए धानों के खेत
नृत्य में प्रवृत्त मोर, वर्षा के बाद खाली हुए बादल दोपहर के पश्चात देखने में अधिक सुंदर लगते हैं। तो ये सब कब दृश्य सुंदर लगते हैं? वर्षा ऋतु के समय, कि जब धानों के खेत, उसके बाद नृत्य में प्रवृत्त मोर, वर्षा के बाद खाली हुए बादल दोपहर के पश्चात देखने में अधिक सुंदर लगते हैं। ये सब कब होता है? वर्षा ऋतु में होता है। उसके बाद आप देख सकते हो जलों के अत्यधिक भार को अच्छी तरह से वहन करते हुए बगुलों युक्त होकर गरजते हुए जल को धारण करने वाले बादल पर्वतों की बड़ी बड़ी चोटियाँ पर बार बार आराम करके फिर से आगे चली जा रही है। अब देखो यहाँ पर अधिकतर उन्होंने मेघ के बारे में बात की, फिर बगुलों के बारे में बात कर रहे हैं कि ये सब जो बादल हैं वह पानी से भरा हुआ रहता है और पर्वतों पर आकर कुछ देर आराम करता है, फिर आगे चल जाता है। तो ये कब होता है? वर्षा ऋतु के समय ही होता है। नेक्स्ट देख सकते हो कि नदियाँ बह रही है, बादल बरस रहे हैं, मस्त हाथी गरज रहे हैं। तो यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है, अलंकार का प्रयोग किया गया है। ये कब किया गया है? वर्षा ऋतु के समय किया गया है। उसके बाद आप देख सकते हो कि वन का भाग सुशोभित हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसका भाग सुशोभित हो रहा है, कब हो रहा है? वर्षा ऋतु के समय हो रहा है। और किसका भाग सुंदर लग रहा है? वन का। उसके बाद आप देख सकते हो बताया है कि प्रियाओं से रहित जन प्रियजनों का चिंतन कर रहे हैं तथा मेघ सांस ले रहे हैं। उसके बाद आप देख सकते हो वर्षा ऋतु में मेघ का, बादल का, उसके बाद बगुले का, इन सभी का ही ज़्यादा इसमें दिया गया है। तो ये वर्षा ऋतु का जो सुंदरता है उसको प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद आप देख सकते हो कि केतकी फूलों के सुगंध का पान कर वन के झरनों में मत वाले प्रसन्न होकर प्रपात के शब्दों को आकुलित करते हुए, इसमें प्योर शुद्ध हिंदी का प्रयोग किया गया है और बहुत सारी जगह आपको परेशानी हो सकती है समझने में, तो मैं उसको आराम से बोलता हूँ। केतकी के फूल होते हैं जो कि रजनीगंधा कहा जाता है, और झरनों से मतवाले हाथी यानी पानी में नहाकर जो आते हैं, प्रपात झील को कहा जाता है, और उससे निकलते हुए हाथी मयूरों के समान बोलते हैं, यानी बहुत तेज, बहुत सुंदर आवाज़ में चिंघाड़ते हैं। तो ये कहना चाह रहा है। तो पागल हाथी का बार बार प्रयोग किया गया है, किसके साथ? मयूर के साथ, ये ध्यान रखना है। उसके बाद वर्षा की धारा से आहत कदम के पेड़ पर टिके हुए, सद्य प्राप्त किए हुए पुष्प के रस में डूबे हुए भौरे मद को छोड़ रहे हैं। अब बारिश खत्म हो रहा है, अंधेर समय हो रहा है, तो अब धीरे धीरे जो भी कदम के पेड़ पर टिके हुए भौरे थे, जो भी रस को चूस रहे थे, वो सभी छोड़ रहे हैं और उड़ रहे हैं वहाँ से। नेक्स्ट अब देखते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। भौरों के मधुर गुंजन, बंदरों के कंठ से निकलने वाली बोली मृदंग की तरह, बादलों की गड़गड़ाहट से जंगल संगीतमय सा प्रतीत हो रहा है। वहाँ पर शाम का समय हो चुका है, भौरों का जो गुंजन है, उसके बाद बंदर जो कंठ से निकाल रहे हैं बोली, मृदंग की तरह बादल, ये जो यानी बादल है वो अभी गरज रहा है। तो जंगल कैसा प्रतीत हो रहा है? संगीतमय जैसा प्रतीत हो रहा है। ये कब होता है? ये सब वर्षा ऋतु के समय ही होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, तो इन सभी का ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या कह रहा है। नेक्स्ट देखो कि वर्षा ऋतु के नए जल की धारा से आहत कमल के फूल पराग त्याग रहे हैं, यानी कमल का फूल जो है, जो भी पॉलिनेशन हुआ था, पराग त्याग रहे हैं, पोलन को छोड़ रहे हैं। सपराग कदम के फूलों का रस चूसकर भौरे प्रसन्न हो रहे हैं, और पराग के साथ पॉलिनेशन जिसको कहते हैं इंग्लिश में, कदम के फूल से भौरे चूसते हैं रस और उसके बाद खुश हो जाते हैं। तो ये शब्द था जो कि वर्षा वर्णन में किया गया है, जिसके रचयिता रामायण से लिया गया है। कौन रचयिता है इनके? वाल्मीकि रचयिता हैं। और किस कांड से लिया गया है? तो ये आपको ध्यान रखना है कि किष्किंधा कांड से। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, चलिए देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हो वर्षा काल के स्वदेशान यान्ति, आपने जब फर्स्ट श्लोक पढ़ा होगा उसमें लिखा हुआ कि कौन लौटते हैं वर्षा काल के? तो प्रवासी लौटते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वर्षासु नव जलम कैसा प्रतीत हो रहा है? वर्षा में नए जल जो हैं कैसा प्रतीत हो रहा है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पर्वत धातु ताम्रम, यानी पर्वतों से मिश्रित जो धातु है उसके समान नए जल बह रहे हैं नदियाँ में, ये कहना चाह रहा है। उसके बाद आप देख सकते हो नेक्स्ट कि कीदृशम आम्रफलम भूमो पतति, कैसा आम जमीन पर गिर रहा है? तो ये आपने देखा होगा कि अनेक वर्ण के आम गिर रहे थे, यानी अलग अलग कलर के, कि कोई पका हुआ, कोई कच्चा हुआ, कोई पीला, कोई लाल, तो अनेक वर्ण के आम्रफल नीचे गिर रहे थे। उसके बाद आपने देखा कि वनानि दीनस्य कस्मिन् भागे अधिकम शोभन्ते, आपने देखा कि जब वर्षा काल का समय होता है तो वन का कौन सा समय जब होता है कि अधिक शांत रहता है? तो आप तो यहाँ पर देख सकते हैं कि
अपराह्न का समय यानी दोपहर का समय बहुत शोभा देता है। उस टाइम धूप भी खिली हुई रहती है और हाथी सब पूरा गरज रहा होता है। तो ये कहना चाह रहा है कि अपराह्न का भाग बहुत सुंदर लगता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मयूरेशा के नदंती, मयूर के साथ कौन नदंती यानी गरजता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मयूर और हाथी एक साथ गरजते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव यहाँ से ले लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि वर्षा वर्णन पाठ कहाँ से लिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि रामायण से लिया गया है। यही सब ऑब्जेक्टिव रहेंगे आपके, इससे बाहर नहीं रहते हैं, तो इसी का आपको प्रिपरेशन कर लेना है। कौन है रचयिता, वाल्मीकि जी हैं। ये ध्यान रखना है कि पाठ कहाँ से लिया गया है, किष्किंधा कांड से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केशाम यात्रा स्थगिता, किसके यात्रा स्थगित हो जाते हैं। वसुधाधिपानम यानी जो राजा होते हैं उसकी यात्रा रुक जाती है। उसके बाद मयूरानम ध्वनि का कथ्यते, मयूर के ध्वनि को क्या कहते हैं, केका कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, मयूर की ध्वनि को क्या कहते हैं, केका कहते हैं। विद्युत पटाखा मेघा की दृश्यम गर्जंती, विद्युत पटाखा मेघा कैसा गरज रहा है, पागल हाथी की तरह गरज रहा है। तो ये देख रहे हैं, मता गजेंद्रा एव हाथी के जैसा गरज रहा है। वारीधरा कुत्र विश्रम में प्रयांति, जो वारीधरा है वह कहाँ पर विश्राम प्रयास करता है। तब महिधरा नाम श्रृंगेशु यानी जो बादल हैं वह कहाँ पर या बगुला जो है वह कहाँ पर आराम करता है मेघ के साथ, तो पर्वत शिखर पर। उसके बाद देखते हैं कि के मदम त्यजंती, सठ चरना यानी भौरा जो है वह मद को त्याग कर रहा है, यानी जो रस है, रस का जो चूसना होता है उसको मद बोलते हैं, तो वो त्याग कर रहा है, तो सठ चरना त्याग कर रहा है। तो ये था सारा ऑब्जेक्टिव, आप होप कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर से मिलेंगे। सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो भी आपके फ्रेंड्स लिए हैं। और हाँ, मॉडल पेपर डाउनलोड कर लेना, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, थैंक यू सो मच।